बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हाफिज़ अब्दुल रहमान शाहिद एडवोकेट और आप देख रहे हैं लॉ एंड जस्टिस टीवी। दोस्तों, वो कौन कौन से मुहर्रकात होते हैं जिनकी बिना पर 302 के मुल्ज़मान बरी हो जाते हैं। ये आप में से एक दोस्त का सवाल था कि 302 के मुल्ज़मान कत्ल करने के बावजूद जो है वो बाहर आकर इस तरह दंदनाते फिर रहे होते हैं कि उन्होंने इस उस तरह जिस तरह उन्होंने कोई ऑफेंस किया ही ना हो और वो बेल करवा के या ऑफेंस के अंदर बरी होकर वापिस आ जाते हैं, हालांकि उन्होंने कत्ल किया होता है। तो दोस्तों, वो इसलिए बरी हो जाते हैं क्योंकि प्रोसिक्यूशन अपना केस ठीक तरह से इस्टेब्लिश नहीं कर पाती और कंप्लेनेंट जो है, जो एफआईआर करवाता है, वो हकीकत पर मबनी नहीं होती या वो हकीकत के करीब तर भी नहीं होती। और इसके अलावा जिसका फ़ायदा मुलजिम को जाता है क्योंकि एफआईआर जो है वो हकीकत पर मबनी ना हो तो ऑब्वियसली उसका फ़ायदा मुलजिम को जाना भी चाहिए। और क्योंकि इस केस में जिसमें की मैं बात करने जा रहा हूँ, ये है 2017 एससीएमआर, पेज है इसका 724। दोस्तों, इसमें मुलजिम के ऊपर ये था, इल्ज़ाम ये था कि उसने अपनी बीवी का मर्डर किया है। तो इसमें जो कंप्लेनेंट था, जो डिसीज्ड खातून थी उसका भाई था, जिसको फ़ोन पर बताया गया कि तुम्हारी बहन का मर्डर हो गया है, तुम फौरी तौर पर जाए वकूआ पर पहुंचो। तो दोस्तों, उसको फ़ोन पर जब उसको ये इत्तला मिली कि उसका बहन का मर्डर हो गया है तो वो फौरी तौर पे मौके पर पहुंचा और मौके पर पहुंचकर वो अपनी बहन को फिर हॉस्पिटल लेके गया। और इसमें जो डाउट वाली बात है वो ये है, इसने एफआईआर के अंदर एक तो ये नहीं बताया कि उसको फ़ोन कॉल करके किसने बताया कि उसकी बहन का मर्डर हुआ। वन थिंग, सेकंड थिंग इज कि जब वो मौके पर किस वक्त वहां पर मौके पर पहुंचा, इसमें एफआईआर के अंदर ये भी नहीं था कि वो मौके पर कब पहुंचा, कितनी देर के अंदर वहां पे मौके पर पहुंचा। इसका भी उसके उस एफआईआर के अंदर कुछ नहीं था इस बारे में। उसने बताया वो कि कितने बजे जाए वकूआ पर पहुंचा। और इसके अलावा जो आई विटनेस थे, दो मौका के गवाहान जो थे, वो तकरीबन कोई 80 किलोमीटर दूर के फासले पर रहते थे। वो जाए वकूआ पर क्यों पहुंचे, कैसे पहुंचे? और क्योंकि 161 की स्टेटमेंट के मुताबिक वो ये अलेज करते हैं कि हम अपनी कज़न को मिलने के लिए दोनों आए हुए थे। तो इट्स मीन कि ये दोनों गवाहान जो हैं वो गैर जानिबदार नहीं थे। ये मौके के गवाह वो अलेज करते हैं कि हम चश्मदीद गवाह थे, लेकिन ये वहाँ के रहायशी नहीं थे। कोई भी उनको वहाँ के लोग नहीं जानते थे। ये 80 किलोमीटर दूर उसी वकूआ के रोज़ वहाँ पर कैसे पहुँचे? तो ये बड़ा सीरियस डाउट क्रिएट करती है ये बात। और इसी तरह मेडिकल जो है एविडेंस जो है वो दोनों गवाहान की स्टेटमेंट को कंट्राडिक्ट कर रही थी। और इसके अलावा जो अगर ये मौके पर मौजूद थे, इन्होंने अपनी आंखों से वकूआ देखा, तो ये फिर उस अपनी कज़न को हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर गए? अब और कंप्लेनेंट ने भी एफआईआर के अंदर ये डिस्क्लोज नहीं किया हुआ कि इसको किसने बताया कि इसकी बहन का मर्डर किसने किया। वो किसी एक गवाह का ही नाम ले देता, वो भी नहीं था। और वो कितनी देर में मौके पर पहुंचा, ये भी नहीं था। और मौके पर पहुंचकर अगर ये गवाहान मौके पर मौजूद थे तो वो उस खातून को हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर गए? जबकि उसके खावन का ये मौक़िफ़ था जिसके ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम था कि इस खातून ने सुसाइड किया है, इसने अपने आप को खुद गोली मारी है, मैंने इसको गोली नहीं मारी। और सबसे बड़ी अहम चीज़, जो क्राइम एम्प्टीज़ वहाँ से रिकवर हुई और जो मुलजिम से पिस्टल रिकवर हुआ, वो सेम डे ही पंजाब फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री में सबमिट कर दिया गया। वो सेम डे ही रिसीव किया उन दोनों दोनों चीज़ों को लेबॉर्ट्री ने। और दोनों जो है कोई भी इट्स मीन कि मौके के उस वहाँ के रहायशी गवाहान को नहीं बनाया गया वहाँ पे एफआईआर का गवाह। ये सारी चीज़ें बड़ा सीरियस डाउट क्रिएट करती हैं जिनकी बिना पर मुल्ज़मान बरी हो जाते हैं, ख्वाह उसने कत्ल ही क्यों ना किया हो। तो दोस्तों, ये था एक केस लॉ, तो मैंने सोचा आप लोगों को इसके बारे में कुछ बताऊं। तो मेडिकल एविडेंस भी सपोर्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि अगर गोली करीब से लगी हो या दूर से लगी हो, ये मेडिकल के अंदर आना था। क्योंकि मेडिकल भी यही बता रहा था कि गोली सुसाइड भी नहीं कह सकते, अगर सुसाइड भी खातून करे तो वो गोली तकरीबन यहाँ पर कन पट्टी पर रख कर मारी जाती है, लेकिन उसने कहा जी उसके सीने पे, चेस्ट पर गोली लगी थी और वो गोली ज़्यादा करीब से नहीं थी, वो गोली कम से कम जो है वो 10 फुट के फासले से लगी है।
तो सुसाइड जो करता है वो इतनी 10 फुट के फासले से तो नहीं अपने आप को गोली मार सकता। तो ये सारी चीज़ें बड़ा क्लियर डाउट क्रिएट करती हैं, जिसकी वजह से वो मुलजिम, उसका खावंद जो है वो बरी हुआ। अल्लाह जानता है उसने कत्ल किया हो या ना किया हो, लेकिन उनको एफआईआर इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए थी। ये सारे डाउट्स जो हैं ये क्रिएट नहीं होने चाहिए थे और उस मुलजिम को सज़ा हो सकती थी। ऑब्वियसली उसने सुसाइड नहीं की तो मौके पर वही मौजूद था, उसके खावंद ने ही उसको कत्ल किया होगा। प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित करने में बुरी तरह नाकाम रही और उसकी सजाए मौत जो है उसको बरियत में तब्दील कर दिया गया और वो मुलजिम बरी हो गया। तो दोस्तों, जब भी कोई आप एफआईआर या दरख्वास्त, ये मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया था, वो करवाएं तो वो हकीकत पर मबनी हो, हकीकत के करीब तर हो। वो ये ना हो कि आप एक झूठी एफआईआर या झूठी, जहां पर झूठ आ जाएगा जिसकी बुनियाद ही आपने झूठ पर रख दी, तो वो कहाँ स्टैंड करेगा, वो कहाँ खड़ेगा। तो लिहाजा एफआईआर हमेशा सच्ची करवाएं और ताकि आपको उसको साबित करना आसान रहे। तो मे बी वो बेचारा कंप्लेनर जो है वो एफआईआर उसने सच्ची ही करवाई हो, लेकिन ये सारी चीज़ें, ये सारे पहलू उसने मद्देनज़र नहीं रखे, क्योंकि ये सारी चीज़ें सीरियस डाउट्स क्रिएट करती हैं। मौके पर कितनी देर में पहुंचा, टेलीफोन पर इतला किसने दी, अगर दो मौके के गवाहान मौके पर मौजूद थे तो वो हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके गए, गैर जानिबदार दो विटनेस, न्यूट्रल पर्सन्स को क्यों नहीं बनाया गया आई विटनेस, वो मौके पर क्यों नहीं थे। ऑब्वियसली वो 80 किलोमीटर दूर के लोग वो उसी दिन आए और उसी दिन वो गवाह बन गए और फिर उस खातून को हॉस्पिटल भी नहीं लेके गए। तो दोस्तों, ये था एक केस, तो सोचा मैं आपसे इसको शेयर करूं। तो उम्मीद है कि आप, मैं काफ़ी अरसे के बाद वीडियो बना रहा हूँ, उम्मीद है कि आप दोस्त सब खुश होंगे और इसी तरह मेरी वीडियोस देखते रहेंगे। और मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, थैंक यू।